सक्सेस मिशन या आपल्या चॅनलवर सर्वांचे स्वागत आहे. सर्वात आधी नवीन वर्षासाठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तर या आपल्या व्हिडिओमधून आपण जे CTET परीक्षा जी लवकरच होणार आहे त्यामध्ये गणित अध्यापनशास्त्र म्हणजेच मॅथमॅटिक्स पेडागॉगीवर काही प्रश्न अभ्यासणार आहोत. तर पेपर 1साठी गणित हा विषय कंपल्सरी आहे. तर पेपर 2साठी हा विषय गणित विषय हा गणित विज्ञान असणाऱ्यांना कंपल्सरी आहे. तर नेहमी विचारले जाणारे काही प्रश्न आपण अभ्यासणार आहोत. तर गणित अध्यापनशास्त्राला प्रथम पेपरमध्ये 30पैकी 15 गुण असतात, तर दुसऱ्या पेपरला 30पैकी 10 गुण असतात. तर त्या दृष्टीने हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तर आपल्या चॅनलला सक्सेस मिशनला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला जे आपले नवीन नवीन व्हिडिओ येत राहतील त्याचं लगेच नोटिफिकेशन येत राहील. आता हा जो एक प्रश्न आला होता, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में से जो बच्चे आते हैं स्कूल में या विद्यालय में, तो कौन सा उनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो अगर आप चारों पर्याय ऑप्शन देखेंगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि उसमें दूसरा जो है उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, यानी दे मे हैव रिच ओरल मैथमेटिकल ट्रेडिशंस एंड नॉलेज। तो बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल गलत है, यानी वो पहला जो दिया है उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो उनके काम नहीं आएगा, या तीसरा जो दिया है उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, या चौथा जो दिया है उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। तो ये सब गलत है। तो दूसरा जो है वो सही है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। तो उसको अभिगृहित प्रस्ताव यानी एक्सियम जो बोलते हैं हम, तो एक्सियम के बारे में कौन सा सही है। अभिगृहित विशेष प्रमेय है, अभिगृहित परिभाषाएं है यानी डेफिनेशन है, या बी में दिया है स्पेशल थ्योरम से एक्सियम, और डी दिया है अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो जो पहला है वही सही है। अभिगृहित प्रस्ताव यानी एक्सियम क्या है, जिन्हें मान लिया जाता है, कि एक्सियम को हम मान लेते हैं कि वो सही है। अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। तो गणित में विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ अशुद्धियाँ करते हैं, यानी वो स्टूडेंट एरर करते हैं यानी गलती करते हैं। तो नीचे में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला जो है उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, ये सही नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए यहाँ पे दिया है, तो वो गलत है यानी वो आंसर है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि प्रकाश नहीं डालता है, तो जो पहला है वो सही है, वो इसका आंसर है। निम्नलिखित कथन या कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही है। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। तो गणित के बारे में ये तीनों जो कथन जो है वो तीनों सही है। तो इसका आंसर चौथा है, ए, बी और सी।
यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अभ्यासक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उत्पत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। यानी गणित में एक ऐसी पद्धति रहती है कि जो हमें सिद्ध करना है उसके अपोजिट हम कंसिडर करते हैं कि हमें यहाँ सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, पर यहाँ पे अभ्यासक ने क्या किया कि √2 एक परिमेय संख्या है ऐसे मान के शुरू किया और बाद में उसको गलत दिखाया। यानी √2 अपरिमेय नहीं है तो क्या है, वो अपरिमेय है। तो उसको कौन सी विधि बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रतिवाद, यानी कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं उसको। तो कॉन्ट्राडिक्शन का एक उदाहरण है कि जो हमें सिद्ध करना है उसके अपोजिट, इसके विरुद्ध हम मान के चलते हैं और बाद में उसको गलत दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? तो नीचे 4 जो कथन दिए हैं उसमें गणित अधिगम यानी मैथमेटिक्स लर्निंग के बारे में वांछित मूल्यांकन यानी डिज़ायरेबल असेसमेंट पर प्रकाश डालता है। तो कौन सा सही है उसमें? विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। तो चारों में से ये दूसरा जो है वो सही है। तो आपको क्या करना चाहिए कि चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए और उसमें से जो सबसे सही लगता है उसको आपको टिक करना है। गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैथमेटिक्स लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, तो चारों में से आपको कौन सा सही लगता है? तो पहला जो है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ये चारों में से सही उत्तर है। तो आपको क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में ही CTET का पेपर आपको मिलेगा, तो आपको थोड़ा हिंदी इंग्लिश थोड़ा देख के आंसर सिलेक्ट करना है। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। तो किसने उजागर किया था? प्रोपोर्शनल रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में किसने ये हाईलाइट किया था? तो जीन पियाजे ने ये हाईलाइट किया था। 56 क्वेश्चन। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतर सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है, यानी वो ट्रांसपोजिशन जो रहता है अलजेब्रा में, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हम जब टर्म लेते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड टर्म को हम टर्म ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो इसमें अगर विद्यार्थी को कुछ समस्याओं का वो हल नहीं कर सकता है तो उसमें से उपचारात्मक योजना क्या है, तो उसको कैसे सही किया जाए ऐसे पूछा है। तो इसमें चौथा जो है, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। तो उसको समानता क्या होता है यानी इक्वल टू क्या होता है वो समझाना, और इक्वल टू साइन के इस बाजू और उस बाजू लेफ्ट राइट में हम कैसे ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं वो उनको समझाना पड़ेगा। 57 गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों की निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। यानी मैथमेटिक्स जो पेडागॉजी है वो टीचर्स को क्या इनकरेज करती है, इसको छोड़ के। तो चारों
में से कौन सा छोड़ के उसको प्रोत्साहित करती है अध्यापक को। तो दूसरी जो है, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना, यानी इंट्रोड्यूस कंपटीशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं है, उससे पहले आप उसको कंपटीशन कैसे करना है, यानी गणन कैसे करना है, यानी कैलकुलेशन कैसे करना है, वो समझाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। यानी आपको क्या करना है कि एडिशन ऑफ मनी सिखाना है, स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी, यानी पैसे कैसे गिनते हैं या ऐड करते हैं, तो कौन सा सही रहेगा टीचिंग मेथड। तो उसमें रोल प्ले जो है, यानी उनको रोल देना है, किसी को दुकानदार का रोल देना है, सब्जी वाले का रोल देना है, किसी को कस्टमर का रोल देना है, ग्राहक का रोल देना है, और उनको पैसे वो ऐसे आदान प्रदान करेंगे, तो उससे वो सीखेंगे। अपनी कक्षा में गुण की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुना करने को कहा। तो शिक्षक ने बताया कि 48 मल्टीप्लाई बाय 4 करो। तो उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुना करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुना की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ने ऐसे किया, तो आप उसके बारे में कौन सा कथन सही है नीचे में से। तो उसको समझ आया कि नहीं, कि उसको समझ आया है, पर उसने कौन सा जो रणनीति अपनाया है, कि चौथा जो है वो उसने अपनाया है कि उसने गुना को बार बार योग के रूप में समझा है। यानी वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी वो हम बार बार उसको ऐड करते हैं, तभी वो मल्टीप्लाई होता है। तो उसने, उस विद्यार्थी ने या छात्र ने इसका उपयोग किया है, गुना को बार बार योग के रूप में समझा है। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। तो अगर समय यानी टाइम का उनको अवधारणा की प्रस्तावित करना है उनके लिए, तो प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ टाइम आपको सिखाना है उनको कि टाइम का मतलब क्या है, तो उसका इंट्रोडक्शन करना है आपको। तो क्या करेंगे, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। तो ये सबसे सही है कि उनके पूर्व अनुभवों पे आधारित आपको उनसे चर्चा करनी पड़ेगी कि समय क्या होता है। बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो हम जो मूल्यांकन करते हैं छात्रों का, उसके बारे में क्या उसका उद्देश्य कौन सा सही नहीं है। तो उसमें जो है डी, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो हम सिर्फ रैंकिंग करने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है हमारा, तो उसके उद्देश्य अलग अलग है। तो ए बी सी बराबर है, पर डी जो है वो उसका उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 स्टैंडर्ड, यहाँ पे गणित पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी टीचिंग मेथड वहाँ पे
सही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि ये सबसे उपयुक्त पद्धत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? तो कौन सा गणित अधिगम यानी मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? तो चारों पर्याय या ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें से दूसरा जो है, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। तो अगर कोई समस्या दी है तो उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर अपेक्षित है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 to 8 स्टैंडर्ड पे कौन सी स्ट्रैटेजी ऑफ क्वेश्चनिंग हमें यूज़ करनी चाहिए? तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। तो उसमें ये चौथा जो है वो बराबर है। तो आप अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या है। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? तो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगर इसमें जम्बलिंग हो रहा है कि एरिया और पेरीमीटर या वॉल्यूम, तो उसको मराठी में क्षेत्रफळ आणि परिमिती असं म्हणता येईल। तर याच्यामध्ये त्यांना जर गोंधळ होत असेल तर कौन सा बरोबर है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। यानी क्षेत्रफल और परिमाप जब आप सिखाते हैं या आयतन सिखाते हैं तो उसको दैनंदिन जो जीवन में हमें जो दिखता है, जो वस्तुएं दिखती है, उसको लेकर उनको समझाना चाहिए। तो ऐसा नहीं किया गया इसलिए ऐसे हुआ है। बाद में कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? तो पहला जो है वो आंसर है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये जो पहला है वो आंसर है। तो आप अगर चारों पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि पहला जो है वो आंसर है। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, यानी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं कि विद्यार्थियों में क्यों कम मार्क आ रहे हैं या उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए हम नैदानिक परीक्षण लेते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों की समझ में अंतर जानना कि उनको कहाँ नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, इसके लिए हम नैदानिक परीक्षण करते हैं। तो इसका पहला आंसर है। बाद में निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है इसमें? तो रटना यानी मेमोराइजेशन, ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है, बाकी सब है।
गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है। तो गणित जब सीखते हैं तब बहुत सारी गलतियां होती है। तो उसमें नीचे दी गए में से कौन सा कथन सही है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि नहीं। तो ये सत्य है, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तो त्रुटियां क्या करती है कि जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके बारे में प्रतिक्रिया देती है कि वो कैसे है, क्यों कम आए हैं। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। बी, यह संचार कौशल्य में सुधार करने का अवसर होगा। सी, आकाश हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है। डी, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। तो कौन सा बिल्कुल सही है कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी के ऑप्शन इसमें गलत है। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था। उसने आयतन निकाला, तो उसको बोला था क्षेत्रफल निकालो, घन का क्षेत्रफल निकालो। तो उसने क्या निकाला कि आयतन निकाला गलती से। गणना में त्रुटि का या के कारण है, तो क्या कारण होता है इसमें, ये गलती उसने की है तो उसका क्या कारण है। तो जो सी है, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। तो ये सी ही सिर्फ बराबर है। तो इस तरह आज हमने जो गणित अध्यापन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, तर हे प्रश्न तुम्हाला नक्कीच जी CTET परीक्षा होणार आहे त्यामध्ये काही स्वरूपामध्ये हे प्रश्न येऊ शकतात किंवा असेच दुसरे प्रश्न येऊ शकतात। तर प्रश्नांचे उत्तरं टिक करण्यापूर्वी तुम्ही चारही ऑप्शन व्यवस्थित वाचले पाहिजे। त्यातून तुम्हाला नक्कीच कोणता ऑप्शन बरोबर आहे हे लगेच समजेल। तर अशा पद्धतीने अभ्यास केल्यास नक्कीच CTET परीक्षेत तुम्हाला नुसतेच उत्तीर्ण न होता खूप चांगल्या मार्काने तुम्ही CTET उत्तीर्ण होताल। तर असेच अनेक व्हिडिओ आपण या चॅनलमार्फत सर्वच विषयांचे टाकणार आहोत। तरी या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा। धन्यवाद।